हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 11 जनवरी 2023 को सीटेट के एग्ज़ाम में जो भी ईवीएस के क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन यहाँ आप लोगों को टाइम से मिल सके। यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो सीटेट के एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर में ईवीएस से क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप लोगों को मैथ्स की भी वीडियोस कंटिन्यू मिल रही हैं। जिन लोगों ने मैथ्स और ईवीएस से वीडियोज अभी तक नहीं देखी हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि खमीरीकरण एक परिवर्तन क्रिया है। किसकी परिवर्तन क्रिया है? तो ये शर्करा को अल्कोहल में बदलने की क्रिया है। शर्करा को जब अल्कोहल में बदला जाता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है? खमीरीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका घर एक्स पर स्थित है और बुक शॉप वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं, उसके कारण आप सीधे नहीं जा सकते। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, फिर इस तरीके से, और फिर लास्ट में कहाँ पहुँचते हैं? तो बाई पर पहुँचते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन क्या होता है? ये दिशा निर्धारित क्वेश्चन होते हैं, दिशा पर आधारित होते हैं। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है पहले के जो वीडियोज में भी, आप लोग जिन लोगों ने देखा है। सबसे पहले हम बात किसकी हो रही कि घर कहाँ पर है? एक्स पर है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा घर ये है जो कि एक्स पर स्थित है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं। मैंने आपको बताया था दिशा का निर्धारण इस तरीके से होता है। नीचे की जो होती है वो दक्षिण होती है या फिर साउथ होती है, ऊपर की उत्तर होती है या फिर नॉर्थ होती है, राइट हैंड पे जो होती है वो पूरब होती है या फिर ईस्ट होती है, और लेफ्ट पर जो होती है वो दक्षिण होती है या फिर वेस्ट होती है, वो पश्चिम होती है। तो ये क्या हुई? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इस तरीके से दिशाओं का निर्धारण होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि ठीक पहले उत्तर में 100 मीटर जाते हैं। तो एक्स से सीधे हम लोग कहाँ चले? 100 मीटर उत्तर में। फिर क्या है? फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं। तो पश्चिम किधर है? इस साइड में है। तो हम इधर पश्चिम में कितना चलेंगे? 50 चलेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। 50 मीटर हम यहाँ पर चलेंगे। फिर क्या लिखा है? अंत में ठीक दक्षिण में 150 या फिर 150 मीटर दूरी तय करेंगे। दक्षिण किधर है? नीचे है। तो जब ये हमारी दूरी थी 100, तो इस बात का ध्यान रखिएगा इधर कितना चलना है? 150। तो इससे लंबी लाइन या फिर इससे ज़्यादा ही चलेंगे हम लोग। तो ये मान लीजिए हमारे 150 मीटर हम लोग चल के यहाँ पे आ गए। वाई पर स्थित बुक शॉप पर पहुँच जाते हैं, और जब हम ये 150 मीटर चले तो हम फाइनली कहाँ पहुँच गए? बाई पर पहुँच गए। अब बताना ये है कि बाई के सापेक्ष एक्स की स्थिति क्या है, या फिर बुक शॉप के सापेक्ष घर की स्थिति क्या है या दिशा क्या है। तो हम यहीं पे इस तरीके से दिशा का निर्धारण कर देंगे। हमारा घर कहाँ पर है? एक्स पर है। बुक शॉप यहाँ बाई पर है। इसके बीच की ये दिशा है, ये कौन सी दिशा है? तो ये कौन सी दिशा है? यहाँ पर देखिए, उत्तर और पूरब की दिशा है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छंद खेल होते हैं जहाँ बच्चे क्या करते हैं? बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। केवल बच्चे भीतरी क्रियाकलाप ना करें, वे बाहरी वातावरण से भी जुड़े। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं? ऐसे बच्चे स्वच्छंद खेल खेलते हैं, उनमें सृजनात्मकता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? तो बीजों के अंकुरण के लिए नमी बहुत जरूरी है, वायु जरूरी है, मध्यम ताप भी जरूरी है। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश ना भी हो तब भी काम चल जाएगा। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति इतना महत्वपूर्ण नहीं है बीजों के अंकुरण के लिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को नागरकोइल जाने के लिए भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 21:15 यानी कि 9:15 बजे शाम को या रात में 9:15 बजे भिवंडी रोड से चली तथा 7 सितंबर 2022 को 4:45 यानी कि मॉर्निंग में 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी
1877 किलोमीटर है, यानी कि 1877 किलोमीटर है, तो ट्रेन की औसत चाल क्या है? ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और भी कराया था। हमने बताया था औसत चाल का सूत्र क्या होता है। औसत चाल बराबर दूरी बटे समय ये होता है सूत्र। अब दूरी हमारी क्या है? दूरी तो दी हुई है कितनी? 1877 किलोमीटर। समय कैसे निकालेंगे? तो ये जो आपको समय दिख रहा है 21:15 यानी कि 9:15 और 4:45, तो 9:15 से और 4:45 तक हमारा कुल जो समय होगा जाकर के वो 31.5 घंटे होगा। ये आप लोग काउंट कर लीजिएगा। और 31.5 में से जब 1877 को भाग करेंगे तो ये हमारा प्राप्त होगा 59.59 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, पार्श्वीकृत दूध को लगभग खाली स्थान तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। कितने पर इसको गर्म किया जाता है? इसको गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 सेकेंड तक, 70 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा बिल्कुल सही है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो जो कद्दू के पौधे होते हैं वो आप में देखे होंगे, उनकी क्या होती है? बेल होती है। और बेल ही कैसी होती है? विषर्पी लता होती है। विषर्पी लता की क्या खासियत होती है? मान लीजिए कोई पेड़ है और यहाँ पर कद्दू जो है उसकी बेल पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये क्या करेगी? ये इसका सहारा ले लेगी और ये इसमें इस तरीके से, यानी कि इसके चारों ओर इस तरीके से लपेट के ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो ये होती है विषर्पी लता। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है आरोही लता और विषर्पी लता में क्या अंतर होता है। तो देखिए, आरोही लता क्या होती है? आरोही लता एक सीधे यहाँ के इसका सहारा लेके और सीधे सीधे ये ऊपर बढ़ती है। ऐसे आरोही लता आपने बहुत सारे फूलों की देखी होंगी, तो ये आरोही लता होती है। लेकिन विषर्पी लता की खासियत क्या होती है? ये तने को चारों ओर से इस तरीके से घेरती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो ये विषर्पी लता होती है। झाड़ी और शाख से आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। आगे देखते हैं, उंगलियों की छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो कि देख नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वो घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली कौन सी है? तो इसकी फुर्तीली नृत्य शैली जो है वो स्वांग है। ये बुंदेलखंड की है। मटकी कहाँ का है? तो मटकी जो लोक नृत्य है वो आपका MP का है और ये वहाँ की जो खाना बदोश जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है। भगोरिया जो नृत्य है वो भी आपका MP प्लस महाराष्ट्र में जो आदिवासी जनजाति हैं उनके द्वारा किया जाता है। लावनी से आप लोग परिचित होंगे, कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान करिए। तो विकल्प क्या है कि पौधे भू संरक्षण को रोकते हैं, बिल्कुल सही है। मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। और 4 नंबर का विकल्प है कि पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका C है कि पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, ये गलत है। इस तरीके से इसको अगर इस तरीके से लिखा था कि पौधे और पेड़ जो है वो पशुओं को आश्रय प्रदान करते तब तो ये सही होता, लेकिन ये उल्टा लिखा है कि पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर B को आप एक बार देखिएगा कि मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं, तो ये सही है। जो मृत एवं सूखी पत्तियां होती हैं वो क्या करती? खाद की तरीके से कार्य आती हैं। कीटनाशक की बात करें तो आप देख लीजिए, बबूल है, तुलसी है, नीम है, इनकी सूखी पत्तियां होती हैं, इनसे कीटनाशक भी बनाए जाते हैं। लेकिन इस संदर्भ में हमको कहीं पे भी ऑप्शन क्या नहीं मिल रहा है? A, B और D कहीं पे भी हमको नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि तीनों ही हमारे ऑप्शन सही हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में?
जो दो बहुत सही ऑप्शन होते हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं। पहला तो बिल्कुल सही है कि पौधे क्या होते हैं, भू संरक्षण यानी कि मृदा अपरदन को रोकते हैं, बिल्कुल सही है। ए आपको किसमें मिल रहा है, ए आपको मिल रहा है ए में भी, मतलब एक में और फोर्थ में भी। अब आपको चूज करना है वी और डी में ज़्यादा सही कौन सा है। तो अगर प्रायोरिटी की बात करें तो हम लोग प्रायोरिटी में ऑप्शन नंबर डी को रखेंगे। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो बीज प्रदान करते हैं जिनसे हम कुछ खा सकते हैं, लेकिन कुछ ही गिने चुने पौधे हैं जो कीटनाशक एवं उर्वरक का कार्य करते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए और डी बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों यानी कि भूमिकाओं को नीचे बताया गया है। सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो क्या है कार्य, जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं। जड़ें जो हैं वो पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं। अगला देखते हैं, फल परागण में सहायक होते हैं। फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। पत्ते पौधों के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। सबसे सही ऑप्शन आपका कौन सा है, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युग्म चुनिए। यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था शायद 10 तारीख के पेपर में भी। तो कौन सा है, लद्दाख और पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही है। इसमें से एक क्या है, संघ है, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों ही इसमें क्या है, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है। जो 10 तारीख का पेपर था आपका, उसमें क्या छांटना था कि एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को छांटना था। इस तरीके से क्वेश्चन था। इसमें दोनों ही आपको केंद्र शासित प्रदेश बताने, तो लद्दाख और पुडुचेरी जो है वो दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर संघ शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 यानी कि 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी या फिर पोशाक पहनी थी जिसका नाम है। तो महाराष्ट्र की जो पारंपरिक साड़ी है उसका नाम है नौवारी। ये महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी है। बनारसी आप लोग जानते हैं कहाँ पे है, तो यूपी के बनारस की है। कलमकारी कहाँ की है, तो कलमकारी आप लोग की आंध्र प्रदेश की है। और जामदारी जो है वो वेस्ट बंगाल की साड़ी है। तो इस तरीके से चारों ऑप्शन मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 वर्ष जो है वो कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधों को पहचानती है। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो इसमें शामिल है अवलोकन और तुलना दोनों। अवलोकन किस लिए, क्योंकि पहले तो वो ऑब्जर्वेशन करेगी, दोनों को देखेगी, और इसके साथ ही साथ वो दोनों में अंतर कैसे फाइंड आउट कर पाएगी, कौन सी गुलाब की है कौन सी तुलसी की है। तो दोनों पत्तियों की तुलना करके वो तुलना करेगी दोनों पत्तियों की, और उसके बाद में वो इस परिणाम पे नतीजे पहुंचेगी कौन सी पत्ती गुलाब की है और कौन सी पत्ती जो है तुलसी की है। तो दोनों के लिए क्या जरूरी है, अवलोकन भी जरूरी है यानी कि ऑब्जर्वेशन, और कंपेयर यानी कि तुलना भी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण अधिगम में प्रकृति और सैर संचालित करने का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजा कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी रहेगी। तो सबसे उपयोगी जो रहेगी वो इस टॉपिक पर समूह चर्चा जो है वो सबसे ज़्यादा लाभकारी रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। बाकी भूमिका निर्वहन, चलचित्र और खेल जो हैं वो इतनी अच्छी जो रोल है वो प्ले नहीं कर पाएंगे इस टॉपिक को समझाने के लिए। सबसे सही क्या रहेगा, तो समूह चर्चा सबसे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों से रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी।
तो मेरी प्रतिक्रिया ये होगी कि ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठे बूढ़े बाबा उसे ले जाएंगे। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य पर जांच करें। सेम इस टाइप का क्वेश्चन ही एक आपका 10 जनवरी के पेपर में भी पूछा गया था। तो ऐसी स्थिति में जबकि हम किसी भी चीज़ किसी भी बात को बोल देते हैं जिससे बच्चों को डराया धमकाया जा सके या उनको भी झूठ इस तरीके से बोल देते हैं जिसकी वो पहचान ना कर पाए, तो सबसे अच्छी बात होती है कि सूचना के संकलन की इस तथ्य की जांच करें कि क्या अगर वो रोएगी और चुप नहीं होगी तो क्या सही बात में कोई बूढ़े बाबा उसको चांद से आएंगे और उसको अपने साथ ले जाएंगे, क्या सही में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो सबसे अच्छा क्या है कि तथ्य की जांच करना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। तो इसमें सबसे आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है, जो सबसे सटीक आंसर है वो है प्रतीक संवेदना का कार्य चित्र करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करें। तो सबसे ज़्यादा क्या जरूरी होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट और जो बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है वो क्या रहता है? मूर्त चीज़ों का या मूर्त पदार्थों का उपयोग करना। तो ज्ञानेंद्रियों से परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा क्या है? मूर्त चीज़ें, जो कि बच्चे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उन चीज़ों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है? तो सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 2 में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, इसीलिए आप क्या करेंगे? सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकृति से प्रदर्शित करता है? तो इसमें राइट आंसर है आपका पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के संदर्भ में सबसे अच्छा जो कथन है, सबसे अच्छा विकल्प जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप उपयुक्त हैं? तो सबसे जो उपयुक्त है वो है विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए कहना, ये इफेक्टिव है। और डी नंबर पे है कि डाकियों के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाना। तो दोनों ही चीज़ें क्यों हैं? जरूरी हैं और अच्छी हैं, इफेक्टिव हैं। पहला क्या, जब वो अपने दादा दादी को पत्र लिखेंगे तो वो देखेंगे किस तरीके से पत्र लिखा जाता है। और भ्रमण तो मैंने आपको बताया था कि भ्रमण एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक अच्छी प्रक्रिया होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी और डी आपका किस में है? ऑप्शन नंबर सी और डी आपका 4th नंबर पे है। तो चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य हैं? तो ए नंबर पे है, बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं, बिल्कुल सही है। अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं, बिल्कुल सही है। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही 4th नंबर पे है, विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है। इसमें कोई ऑप्शन गलत हो रहा है, एक मिनट फिर से मैं रीडिंग करती हूँ। बच्चे अपने आसपास की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, बिल्कुल 100% ये सही है कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया है उसमें सक्रिय रूप से समझते हैं या सीखते हैं, जुड़े रहते हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं, यही ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि जो बच्चा अलग अलग पृष्ठभूमि से आएगा उसकी अलग अलग अनुभव होंगे अपने कार्य क्षेत्र की, अपनी लोक भाषा की, अपनी स्थानीय चीज़ों की।
उनके अनुभव कभी भी समान नहीं हो सकते। तो यही आपका गलत है, बी। सही कौन से हैं आपके? सही आपका ए है, सी है और डी है। तो ऑप्शन किस में है? ए, सी, डी। ये आपका सेकेंड नंबर पे ऑप्शन है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में किसे प्राथमिकता देंगे? इसमें है सबसे अच्छा ऑप्शन, स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति, उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाणी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है? तो इसमें वाणी द्वारा किया गया है अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन किया गया। उसने देखा है कि पेड़ इतना घना है, यानी कि वो खुली छतरी की तरह है। तुलना की है उसने अन्य पेड़ों से, जरूर की होगी। उसने एक देखा होगा केला का, या फिर आप मान लीजिए उसने देखा होगा पपीता का पेड़ देखा होगा जो कि सीधे जाता है और इस तरीके से रहता है। उसने आम का पेड़ देखा होगा जो अत्यधिक घना होगा। उसने इन दोनों पेड़ों में कंपेयर किया होगा कि सबसे अधिक छाया किस पेड़ के नीचे लग रही है। तो दोनों में उसने या अन्य पेड़ों से उसने जरूर तुलना की होगी, तभी वो इस निष्कर्ष पे निकली होगी कि आम का जो पेड़ है वो खुली छतरी की तरह है। अगला क्या है? निर्णयन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कल्पना उसने जरूर की होगी। बाई चांस उसके आसपास कोई और पेड़ नहीं है, आम का ही पेड़ है सिर्फ, तो उसने अपनी कल्पना की होगी अन्य पेड़ों से। तो इसीलिए सबसे अच्छा क्या है? ए, बी और डी। ए, बी, डी आपका 4th नंबर के ऑप्शन पे है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 14th नंबर का है। कक्षा 3 के विषय जल का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुआं, तालाब इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है कि विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे। ये आपका नेगेटिव है, ये आपका गलत है। फिर है उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे। ये बिल्कुल सही है। और डी नंबर पे है उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने को कहेंगे। ये भी आपका इफेक्टिव हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी बिल्कुल सही है, जो कि आपका 3rd नंबर के ऑप्शन पे है। तो यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th नंबर का क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर ही आपका 3rd बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने 11 जनवरी 2023 को जो आप लोगों का सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो भी ईवीएस से क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।